नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में नागराज की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है काली मौत। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। नागराज भारती को ढूंढने के साथ साथ निकल पड़ा है दुनिया भर के आतंकवादियों से टक्कर देने। उसकी यात्रा के पहले पड़ाव अफगानिस्तान में तो उसको मायूसी हाथ लगी, लेकिन नागराज ने अपनी यात्रा जारी रखी है और अपनी यात्रा के दूसरे पड़ाव अफ्रीका में उसके सामने खड़ी है मौत। एक नहीं बल्कि सैकड़ों काली मौत। अफगानिस्तान में तुमने मस्तून शाह के आतंकवादी राज का अंत करके अफगानिस्तान में प्रजातंत्र का रास्ता साफ कर दिया है नागराज। इस एहसान का बदला हम कभी नहीं चुका पाएंगे। अफगानिस्तान में प्रजातंत्र का स्थापित होना ही मेरा इनाम है कजई साहब। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अफगानिस्तान से आतंकवाद का सफाया हो गया है, लेकिन तुम खुश नज़र नहीं आ रहे हो नागराज। आतंकवाद तो खत्म हो गया पोल का, पर भारती का पता नहीं चला और मेरे पास ऐसा कोई क्लू नहीं है जो मुझे भारती का पता बता सके। काश मेरा विज्ञान इस मामले में तुम्हारी कोई मदद कर सकता। विज्ञान विज्ञान मेरी मदद कर सकता है पोल का। जानती हो भारती का पीछा करते करते मैं सुप्रीम हेड के अड्डे तक कैसे पहुंच गया था? कैसे नागराज? भारती की कलाई में बंधी उस घड़ी की मदद से जिसमें ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम फिट था। उसकी मदद से मैं भारती का पता अभी भी लगा सकता हूँ। मैं तो भूल ही गया था कि वो यंत्र अभी भी मेरे बेल्ट में रखा हुआ है। ये बताएगा मुझे भारती का पता। ग्लोबल पोजिशनिंग फाइंडर में पूरी दुनिया का नक्शा उभरने लगा और उसमें एक स्थान पर रोशनी का बिंदु जलने बुझने लगा। मिल गया भारती का पता पोल का। कहाँ पर है भारती? अफ्रीका में। अफ्रीका तो आजकल आतंकवादी गतिविधियों का केंद्र बना हुआ है। आतंकवादी वहाँ के हर देश के विद्रोहियों को हथियार बेचकर अमीर भी बन रहे हैं और उसी पैसे के बल पर विद्रोहियों को अपने इशारे पर नचा भी रहे हैं। दूसरे शब्दों में ये समझ लो कि आतंकवादी विद्रोहियों के ही पैसे की मदद से विद्रोहियों को ही अपना गुलाम बना रहे हैं। यानी अब हमको अफगानिस्तान के बाद अफ्रीका के आतंकवाद के पंजों से मुक्त कराना है। चलो भारती को ढूंढने के बहाने ये काम भी हो जाएगा। बहुत पहले रावण ने सीता को उठाया था और इस कुकृत्य ने उसका विनाश कर डाला था। आज आतंकवादी रूपी रावण ने भी भारती को उठाकर ऐसा ही कुछ काम किया है और उसका भी विनाश अब निश्चित है। इसी वक्त किसी अनजान स्थान पर इसको खाना खाए हुए 3 दिन हो गए हैं मास्टर, लेकिन फिर भी ये हमारी बात नहीं मान रही है। तो फिर इसको खाना खिलाओ। इसका जिंदा रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये मर गई तो फिर इसकी नई वसीयत कैसे बनेगी? और अगर नई वसीयत नहीं बनी तो इसकी पुरानी वसीयत के अनुसार राज भारती कम्युनिकेशन का मालिक बन जाएगा और भारती कम्युनिकेशन पर हमारा कब्जा होना बहुत ज़रूरी है। हम आतंकवादियों के पास सब कुछ है, लेकिन अपनी बात दुनिया में फैलाने के लिए मीडिया की ताकत नहीं है। भारतीय कम्युनिकेशन के समाचार पूरी दुनिया में लोकप्रिय हैं। उसके जरिए हम अपनी बात पूरी दुनिया में फैला सकते हैं और लाखों लोगों को आतंकवादी बनने के लिए प्रेरित करते हैं और लाखों लोगों को आतंकवादी बनने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। मास्टर, क्यों ना हम राज को ही उड़ा दें? फिर तो कोई इसका वारिस ही नहीं रहेगा, तो गधा ही रहेगा। अगर कोई वारिस ही नहीं होगा तो माल सरकारी खजाने में चला जाएगा। कोई और तरीका बता। कोई और तरीका? हाँ 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 मास्टर, भारती ने राज के नाम वसीयत इसलिए ही की होगी क्योंकि राज उसको बहुत प्यारा है। अगर हम इसके बजाय राज को इसके सामने लाकर यातना दें तो शायद भारती हमारा कहना मान जाए। ये तूने हमको खुश करने वाली सलाह दी है। जा पकड़ ला राज को। पर एक प्रॉब्लम है मास्टर। हमारे पास जो रिपोर्ट आ रही है उसके अनुसार नागराज को महानगर में भी देखा गया है और अफगानिस्तान में भी। अब अगर हम राज को उठाने के लिए महानगर गए तो ये तो क्या बक रहा है? नागराज एक साथ 2 जगहों पर कैसे हो सकता है? पता नहीं मास्टर, पर अभी एक बुरी खबर और है। वो भी बता दे।
अफगानिस्तान वाला नागराज अफ्रीका की तरफ बढ़ रहा है। ओ, यानी उसने भारतीय का पीछा अभी छोड़ा नहीं है। एक काम करो, अफ्रीका में हमारे कमांडर को सतर्क कर दो। नागराज की मौत शायद काली मौत के हाथों से ही लिखी है, और इसके साथ साथ राज को यहाँ पर लाने का इंतजाम करो। पर ये महानगर वाला दूसरा नागराज कौन है? दूसरा नागराज जो वास्तव में नागू था, नई नई समस्याओं से जूझ रहा था। खड़े हो जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने बैठने की मिस्टर राज? मत भूलो कि तुम एक कर्मचारी हो और मैं मालिक। भारती ने तुमको सिर्फ पावर ऑफ अटर्नी दी है, यानी उसकी अनुपस्थिति में कामकाज करने की इजाज़त। तुमको मालिक नहीं बना दिया है। ठीक है, आप तो ऐसे चिल्लाने लगे जैसे कि मैं आपके हाथ पर बैठ गया हूँ। पहले जाजी तो मुझको जवाब दे रहा है। इससे पहले तूने ऐसा कभी नहीं किया। तेरी हिम्मत खुलती जा रही है यार। ये तो अपनी इज्जत उतारने ही जा रहा है। मन तो कर रहा है कि इसके दांत इसके हलक में उतार दूं, पर राज और नागराज की इमेज का सवाल है भाई। फिलहाल इसके दांत नहीं, सिर्फ इसके हलक को ही छेड़ता हूँ। वो अदृश्य किरण पहलेजा के गले से टकराते ही मिस्टर पहलेजा की आवाज़ ही बंद हो गई। हाँ तो पहलेजा जी, आपने मुझको बुलाया क्यों है? मेरे गले को क्या हो गया? अब तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। यानी आपको कोई काम नहीं है? फिर मैं जाऊं? नहीं जाऊं? फिर क्या करूं? इन पेपर पर साइन करूं? हाँ हाँ हाँ। ये सुनते ही राज उर्फ नागू की आवाज़ भी बंद हो गई। पर मैंने तो कभी पेन तक नहीं पकड़ा। अपने केबिन में जाकर साइन करके आता हूँ। जा, पर जल्दी आना। मिस किटी केली। यस सर। आप तुरंत मेरे केबिन में आइए। यस सर। अरे सर को मारो गोली सौडांगी दीदी और अपने असली रूप में आओ। बता नागू, क्या प्रॉब्लम है? तेरी समस्याओं को सुलझाने के लिए ही तो मैंने किटी केली का रूप धरकर भारतीय कम्युनिकेशन में नौकरी की है। बोल। अरे तुम बोलने दोगी तो बोलूँगा ना। समस्या दस्तखत की है, राज के दस्तखत, और मुझे पेन पकड़ना तक नहीं आता। कोई बात नहीं, देखो पेन ऐसे पकड़ते हैं। अरे मुझे दस्तखत करना सिखाओ। पेन तो मुंह से भी पकड़ूंगा तो चलेगा। इसके लिए तुमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राज के सिग्नेचर की नकल करने की प्रैक्टिस। अब तो प्रैक्टिस करने का वक्त नहीं है दीदी, क्योंकि जासूस सब खतरे के सिग्नल भेज रहे हैं। कोई बड़ा खतरा है, पर सिग्नल आ कहाँ से रहे हैं? हमारे एकदम पास से, दरवाजे के ठीक बाहर से। सौडांगी खतरे का आभास पाते ही किटी केली के रूप में वापस आ गई। ये तख्ती तेरे केबिन के बाहर लगी थी, यानी तू ही है राज, है ना? इतनी खतरनाक शक्ल और बात भी बड़ी बदतमीजी से कर रहा है। इसको जरूर पहले जाने भेजा होगा फाइल वापस मांगने के लिए, है ना? मैं तुझे लेने आया हूँ, चल मेरे साथ। किसी पहले जाने नहीं, तुझे मास्टर ने बुलावा भेजा है, और अगर तू मना करना चाहता है तो पहले मेरी शक्तियों को देख ले, फिर इनकार करने की सोचना। चलूँगा मेरे भाई, ज़रूर चलूँगा। मैंने तो मना किया ही नहीं, लेकिन मैं तेरे साथ नहीं, तू मेरे साथ चलेगा। तुझे उस मास्टर की शक्ल दिखाने के लिए जिसने तुझे यहाँ पर भेजकर अपनी मौत को दावत दी है। नहीं राज, ये क्या कर रहे हो? अरे राज के रूप में लड़कर नागराज का भेद खोलोगे क्या? मैं इसको रोकती हूँ, तब तक तुम नागराज बनकर आ जाओ। पर नागराज बनो तो कैसे? सारे ऑफिस वाले खिड़की से झांक रहे हैं। अपने टॉयलेट में घुस जा, वहाँ कोई झांक नहीं सकता। गुड आइडिया। लगे हाथों पेट भी हल्का कर लूँगा। अब समस्या मेरे सामने है। मैं सौडांगी नहीं, किटी केली के रूप में हूँ, और एक टाइपिस्ट का तांत्रिक वार करना ऑफिस वाले पचा नहीं पाएंगे। फिलहाल मुझे पिटना ही होगा। राज तो बड़ा डरपोक निकला, एक लड़की को सामने करके छुप गया, लेकिन जाएगा कहाँ? उसको तो मैं तुझे मारने के बाद लेकर ही जाऊँगा। इधर नागू और सौडांगी पर आई मुसीबत से बेखबर नागराज पोलका के साथ अफ्रीका की तरफ बढ़ रहा था। तुम्हारी नाव भी कमाल की है नागराज। ये सर्प नौका तो हमको प्लेन से भी जल्दी अफ्रीका पहुंचा देगी।
सर्प नौका से अफ्रीका जाने का कारण जल्दी पहुंचना नहीं बल्कि दुश्मनों की नज़र बचाकर पहुंचना है पोल का। मुझे पक्का यकीन है कि हमारी हर न... मुझे पक्का यकीन है कि हमारी हर हरकत पर दुश्मन की नज़र है और अफ्रीका पहुंचने वाले हर प्लेन पर दुश्मन हमको तलाश कर रहे होंगे। लेकिन समुद्री तट इतना लंबा चौड़ा है कि उस पर नज़र रख पाना असंभव। ओ, मेरे सर्प इंद्रियें खतरा महसूस कर रही है, भयंकर खतरा। हमारे नीचे भंवर पैदा हो रही है नागराज। कुछ समझ पाने से पहले ही भंवर नागराज और पोलका को सर्प नौका समेत नीचे खींचती चली गई। पानी के अंदर अफ्रीका के सागर में तुम्हारा स्वागत है नागराज। अब यही पानी कयामत तक तुम्हारा घर बना रहेगा, क्योंकि तुमको इस जल से जीवित बाहर नहीं निकलने देगा क्रोको। ओह, यानी दुश्मन ने हमको पहले ही देख लिया था और अब उसने हमको ऐसी जगह पर फंसाया है जहां पर हम सांस ले पाने के कारण विवश हैं, और यहां पर आपस में बात ना कर पाने के कारण मैं और पोल का मिलकर कोई योजना भी नहीं बना सकते हैं। तेरी सांस रुक रही है नागराज। तेरी सांस रुक रही है ना नागराज। मुझे जल्दी करनी होगी, वरना कहीं तुम मेरे मारने से पहले ही मर गया तो मुझे तसल्ली कैसी होगी। पहले तू ये देख कि मैं तुझको कैसे मारूंगा। ध्यान से अपने साथी की मौत देख। पोलका। वो झटका पोलका का खून सुखाने के लिए काफ़ी था। पोलका मौत के करीब है। अगर उसके शरीर में जीवनदायी वायु पहुंच जाए तो इसके बचने की उम्मीद हो सकती है, और इसको सतह तक पहुंचाएंगे मेरे ध्वंसक सर्प। पोलका के मृत प्राय शरीर के नीचे हुए ध्वंसक सर्प के उस धमाके ने पोलका के शरीर को ऊपर सतह की तरफ धकेल दिया। इसको मैं सतह तक जाने से आराम से रोक सकता हूँ, लेकिन मुझे लाशें इकट्ठी करने का शौक नहीं है, मुझे लाशें बनाने का शौक है। इसके वारों को मैं झेल सकता हूँ, लेकिन सांस की कमी मुझे कमज़ोर बना रही है। फेफड़े फट रहे हैं। मुझे अपने सांपों को सतह पर भेजना होगा ताकि वे अपने मुंह में हवा भरकर मेरे शरीर में प्रविष्ट हो जाएं, क्योंकि क्रोको तो मुझको सतह तक जाने नहीं देगा। तो अपने सर्पों को सतह पर जरूर जीवनदायी वायु लेने के लिए भेज रहा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। लो, मैं ऊपर की सतह को खौला देता हूँ। अब अगर तेरे सांपों ने इसको पार करने की कोशिश की तो ये उबल जाएंगे। ओह, अगर मैंने अब सांस लेने में कुछ पल की और देरी की तो मेरे शरीर के सर्पों के साथ साथ वे अद्भुत सर्प भी मरने शुरू हो जाएंगे जिन्होंने मेरे शरीर को अपना घर बनाया हुआ है। एक तरीका है, मेरे सर्प सतह पर नहीं जा सकते हैं पर समुद्र के अंदर तो कुछ देर तक घूम ही सकते हैं। इनको मानसिक आदेश देता हूँ तो कुछ भी कर दे नागराज, पर तू बच नहीं पाएगा। ले, मैं तेरी यातना को एक झटके में खत्म कर देता हूँ। नागराज के चारों तरफ पानी एकाएक खौलने लगा, लेकिन नागराज के पास पानी को ठंडा करने का उपाय था। इस शक्ति को मैं पहले खर्च करना नहीं चाहता था, लेकिन अब और कोई चारा नहीं है। शीतनाग कुमार, पानी तेजी से ठंडा होना शुरू हो गया। तुम्हारे शरीर से जुड़ा होने के कारण जैसे मैं तुम्हारे विचार जान सकता हूँ, वैसे ही तुम मेरे भी विचार जान सकते हो नागराज। मैं भी सांस की कमी के कारण बेदम हो रहा हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा देर तक शीत शक्तियों का प्रयोग नहीं कर पाऊँगा। शरीर में शक्ति तो नहीं बची है, लेकिन फिर भी मैं क्रोको को बेहोश करने की एक कोशिश करता हूँ शीतनाग कुमार। मैं तेरी शक्तियों के बारे में जानता हूँ नागराज। तू चाहता है कि तू मुझ पर हमला करे, मैं तुझको काट कर गल जाऊँ। मुझ में मगर की खूबियाँ ज़रूर है, पर दिमाग मुझ में इंसान का है। मैं तुझको दांतों से नहीं, अपने पंजे से काटूंगा। मेरे शरीर के सांप इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि अब वे मेरे घाव भी नहीं भर सकते। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। सांस की कमी और घाव की अधिकता के कारण अब मुझ पर बेहोशी छानी शुरू हो गई है। तेरी मौत की उल्टी गिनती शुरू हो गई है नागराज। 10, 9, 8, 7। कौन है? पोलका, तू बच कैसे गई? तेरे वार ने मुझे सिर्फ बेहोश किया था, मारा नहीं था क्रोको। जब नागराज ने समुद्री रास्ते से जाने का फैसला किया था, तभी मैंने अपने यंत्रों से भरा एक रिमोट कंट्रोल द्वारा नियंत्रित वायुयान अपने साथ ले लिया था।
क्योंकि तुम आतंकवादियों को अच्छी तरह से पहचानने के कारण मुझे पता था कि हमला वहीं पर होगा जहां पर उसकी उम्मीद सबसे कम थी। सतह पर पहुंचकर सांस लेते ही मुझे होश आ गया और अपना मिनी वायुयान के साथ मैं तुमसे निपटने वापस आ गई। अब तू अपने चित्रे उड़ता देखेगा। नागराज और पोलका तो शायद मौत के चुंगल से निकल आए थे, लेकिन महानगर स्थित भारतीय कम्युनिकेशन की इमारत के अंदर राज उर्फ नागू और किटिकेली का रूप धरे सौडांगी अभी भी मुसीबत में फंसे हुए थे। इसके हाथ में तो कोई हथियार नजर नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी ये विस्फोटकों के वार कैसे कर ले रहा है। इसे कुदरत का करिश्मा समझ ले लड़की। इसी करिश्मे के कारण मेरा नाम बल्लू ब्लास्टर पड़ गया है। भाड़े का सैनिक था मैं और कारगिल युद्ध के दौरान कई तरह के बमों के धमाके के बीच में फंस गया था। मेरे चित्रे हो चुके शरीर में बहते खून में कई तरह के विस्फोटक मिश्रित हो गए थे। मेरे साथी मुझे मरा समझकर मुझे दफनाने ले गए थे, लेकिन दफनाते ही मेरी कब्र ही मेरे बदन में हुए विस्फोट से उड़ गई। मुझ में ना जाने कैसे अजीबोगरीब शक्तियाँ आ गई थी। मेरे शरीर में विस्फोटक बनने लगे थे और उनको मैं अपने शरीर के किसी भी अंग से छोड़ सकता था। अब तो अगर मैं थोड़ी देर तक विस्फोटक ना छोड़ूं तो मेरा बदन ही चित्रे बनकर उड़ जाएगा। अब तो तू समझ गई कि तुझको ब्लास्ट से मारना मेरी मजबूरी है। क्या करूं? तुम्हारी कहानी वाकई में दर्दनाक है, लेकिन मैं अपनी मौत को दर्दनाक बनाना नहीं चाहती, इसलिए मुझे तुझ पर वार करना ही पड़ेगा। अब ऑफिस वाले देखें या ना देखें, अपनी जान बचाने के लिए वार तो मुझको करना ही पड़ेगा। बस अभी वाला वार तांत्रिक वार ना होकर साधारण वार होगा। किटिकेली के पैर का स्पर्श बल्लू ब्लास्टर से होते ही बड़ा धमाका हो गया और सौडांगी उर्फ किटिकेली फर्श पर आ गिरी। अब पहले तेरे टुकड़े होंगे, फिर टॉयलेट का दरवाज़ा चूर चूर होगा और फिर राज या तो मेरे साथ चलेगा या फिर उसके लोथरे हवा में उड़ते नजर आएंगे। भाई ब्लास्टर जी, अगर ऐसे विभत्स डायलॉग मारने हो तो लंच ब्रेक से पहले अटैक करने आया करो। खाना खाने के बाद ऐसी घिनौनी बातें सुनकर उबकाई आती है। नागराज, हाँ भाई, मैं नागराज ही हूँ, पर तुम मुझे देखकर चौंक क्यों रहे हो? शायद मेरे मुंह पर लंच में खाई दाल अभी भी लगी हुई है। तुझे तो अफगानिस्तान में देखा गया था, पर तू तो यहाँ पर है। यानी हमको मिली रिपोर्ट सही थी कि तू एक ही साथ दो जगहों पर मौजूद है। ये कैसे हो सकता है? कैसे नहीं हो सकता है? अरे ये ले 50 रुपये और घंटे घंटे दर पर जाकर राम और श्याम, सीता और गीता, किशन कन्हैया, ग्रेट गैम्बलर और वो हाँ सूर्यवंशी देख कर आ। अभी तेरा डबल रोल वाला कंसेप्ट क्लियर नहीं है। जो तू देख रहा है वो डबल रोल का चक्कर है। अफगानिस्तान वाला नागराज जरूर मेरा डुप्लीकेट होगा। मजाक करता है, अपनी मौत से मजाक करता है। अभी मैं तेरा रोल ही खत्म कर देता हूँ। स्क्रिप्ट राइटर हूँ मैं, और मैं इस सीन का हीरो हूँ। और विलेन कुछ भी कर ले, जीत आखिरकार हीरो की ही होती है। बड़ा बक ले जो कुछ बकना हो और कर ले जैसा भी वार तुझे करना है। तेरे हर वार को मेरे बदन से निकलने वाले विस्फोट चीथड़ों में बदल देंगे। मैं तेरी सारी शक्तियों को जानता हूँ, अपनी सारी शक्तियों को तो मैं खुद भी नहीं जानता बल्लू मास्टर। जैसे कि ये मेरे मुंह से गुब्बारे जैसा ये क्या निकल कर तुम पर चढ़ता जा रहा है, ये मुझे भी नहीं मालूम। ये तो प्लास्टिक का खोल है जो लेमिनेशन की तरह मेरे बदन पर चढ़ गया है। अब ब्लास्टर के बदन के ब्लास्ट इसके अंदर ही रहेंगे। लो मैडम किटिकेली, बल्लू मास्टर पर प्लास्टिक का प्लास्टर चढ़ाकर मैंने इसे लल्लू बना दिया है। अब मैं चलता हूँ, तुम राज को जाकर टॉयलेट से बुला लाओ। उसे बता देना कि अब वो सुरक्षित है। कोई सुरक्षित नहीं है। बल्लू मास्टर जो काम करने आता है उसको पूरा करके ही जाता है। अरे अरे, इसने तो अपने ही ब्लास्ट के कारण कुर्सी में लगी आग को अपने बदन में लगाकर प्लास्टिक के खोल को पिघला डाला है। और अब अगर तूने राज को मेरे हवाले नहीं किया तो मैं इस पूरी इमारत को ही बारूद से उड़ा दूंगा और इसमें मौजूद हजारों लोगों की मौत का जिम्मेदार होगा नागराज।
नागू नागराज की समस्याओं से जूझ रहा था और नागराज अपनी समस्या से। तुम समझते हो कि तुमने मुझे अपने यंत्रों से मौत दे दी है। नहीं नागराज, ऐसा नहीं है। तेरे यंत्रों से मैं एक झटके में निपट सकता हूँ। संभाल संभाल सकता है तो संभाल मेरे वार को, पर मैं जानता हूँ कि तुम दोनों में से कोई भी मेरे वार को संभाल नहीं पाएगा। ये ये क्या हो रहा है? मुझे अपने शरीर पर दबाव क्यों महसूस हो रहा है? यही इसका वार है पोल का। इसने इस क्षेत्र में जल का दबाव बढ़ा दिया है और ये दबाव तुम्हारे सारे यंत्र तोड़ने के साथ साथ हमारे फेफड़ों से बची खुची हवा भी बाहर निकाल रहा है। मेरे सारे यंत्र और यान भी टूट रहा है। हम फिर वहीं पहुंच गए हैं जहां पर थे नागराज। मुझे हवा में सांस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ना ही बोलने के लिए फेफड़ों में हवा भरने की ज़रूरत है। तुझको पड़ती है, पर अफसोस तुम दोनों मरने से पहले आखिरी सांस भी नहीं ले पाओगे। मौत एकदम करीब थी, लेकिन नागराज मौत को ना जाने कितनी बार दूर धकेल चुका था। ये ये क्या? तुझ में एकाएक इतनी शक्ति कहाँ से आ गई? क्योंकि मेरे सर्प उन कई जल सर्पों को ढूंढ कर ले आए हैं जिनके फेफड़े में कई घंटों तक पानी के नीचे रहने लायक हवा होती है, और वे सारे जल सर्प मेरे शरीर में प्रवेश कर गए हैं। अब मेरे शरीर में जीवनदायी वायु फिर से बहने लगी है और मेरी शक्ति वापस आ गई है। पहले मैं फेफड़ों में हवा ना होने के कारण विष फुंकार नहीं छोड़ पा रहा था, और अब तू मेरी विष फुंकार का स्वाद चखेगा। लेकिन ये नहीं पता कि स्वाद कैसा है। ये बताने के लिए तू होश में रहेगा या नहीं। आह! घातक है तेरी विष फुंकार, लेकिन सतह बहुत बड़ा है। जल्दी तेरी विष फुंकार पानी में घुलकर फैल जाएगी और असरदार नहीं रहेगी। इसका इलाज मेरे पास है। अब मेरी शक्तियाँ भी काफ़ी हद तक वापस आ गई है। मैं इस विषयुक्त पानी को तेरे साथ साथ एक बर्फीले खोल में कैद कर देता हूँ। अब तो इस विषैले पानी के साथ साथ तब तक रहेगा जब तक तू बेहोश नहीं हो जाता। अब हमको पोलका को सतह तक पहुंचाना है ताकि ये सांस ले सके और जिंदा बच सके शीतनाग कुमार। लेकिन ऊपर की सतह का पानी अभी भी खौल रहा है नागराज। मेरे अंदर अभी भी इतनी शक्ति नहीं है कि उस पानी को ठंडा कर सके, और घूम कर जाने में जो वक्त लगेगा उतना समय हमारे पास नहीं है। ऊपर से कुछ बुलबुले आते नजर आ रहे हैं। शायद उधर कोई रास्ता हो। आओ शीतनाग कुमार। नागराज और शीतनाग कुमार रास्ता तलाश कर चुके थे, लेकिन नागो और सौडांगी को अपने सिर पर पड़ी मुसीबत को टालने का कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था। ये तो सचमुच पूरी बिल्डिंग तोड़ने पर उतारू हो गया है। मुझे तो बेचारे राज पर दया आ रही है। जब पहलेजा जी को पता चलेगा कि ये तोड़फोड़ राज के कारण हुई है, तब तो वो राज को ही तोड़फोड़ डालेंगे। तो पहलेजा को दिमाग से निकाल नागू और इसको वश में करके इसके साथ जाने का तरीका सोच। शायद इससे हमको भारती का कुछ पता मिल सके। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब नागराज ऐसे विलोनों से लड़ता था तो मुझे बहुत आसान लगता था। अब खुद के सिर पर पड़ी है तो मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा है। इसके साथ जाने के लिए इसको कब्जे में करना बहुत ज़रूरी है। नागराज सबसे पहले लोगों की जान का ध्यान रखता है, और इसके लिए ब्लास्टर को इस बिल्डिंग से बाहर बाहर नष्ट करना होगा। अरे अरे, ये क्या? तेरे मुंह से विष फुंकार की बजाय पानी की धार निकल रही है। फिल्मों में भीड़ को धकेलने के लिए पुलिस वाले ऐसा ही करते हैं, और तू अकेला ही पूरी एक भीड़ के बराबर है। ये डंडा पकड़ दे वरना 12 के भाव मारा जाएगा। ओह ओह, अगर मैंने डंडा छोड़ दिया तो जमीन से टकराकर मेरी सारी हड्डियां टूट जाएंगी। तो डंडा मत छोड़ना बल्लू भाई, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे अरे, मुझ पर कुछ मत फेंको। जब भी कोई चीज़ मेरे बदन से टकराएगी तो धमाका हो जाएगा, और धमाके से डंडा टूट सकता है। तो खा अपने माँ बाप की कसम कि तुम मुझको मास्टर यानी अपने बॉस तक लेकर चलेगा। अपनी कसम, शैतान की कसम, मैं आपको मास्टर के पास ले चलता हूँ। बस मुझे नीचे उतार दो। और सुन, कोई चालाकी की तो तुझे दोबारा डंडे से लटका दूंगा, क्योंकि मैं तेरे और राज के पीछे पीछे आऊँगा। न न न न, मैं कोई चालाकी नहीं करूँगा। वैसे भी मैं राज को मास्टर के पास ले जा रहा हूँ, और ऐसा ही मास्टर ने भी कहा था। मैं भला चालाकी क्यों करूँगा?
और वहाँ से दूर साउथ अफ्रीका के तट के पास बुलबुले यहाँ से आ रहे हैं। चट्टानी गुफाओं में, चट्टानी दीवारों में, गुफा जैसे द्वार के अंदर से। आओ हम अंदर चलते हैं। गुफा के टेढ़े मेढ़े रास्तों को पार करते हुए नागराज और शीतनाग कुमार आखिरकार सतह तक पहुंच ही गए। ये तो किसी खनिज की खान लगती है, ऐसी खान जिसको खनिज निकालने के बाद छोड़ दिया गया हो। लेकिन ये खान पहले थी किस चीज़ की, ये पता करने का वक्त हमारे पास नहीं है। वैसे भी इस बात का कोई महत्व भी नहीं है। चलो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। पोलका को किसी सुरक्षित स्थान पर छोड़कर जाना होगा, वरना अगर कहीं कोई खतरा आ गया तो बेहोश पोलका के साथ उससे निपटना मुश्किल होगा। यहाँ तो चारों तरफ अंधेरा नजर आ रहा है, रोशनी की एक किरण भी बाहर से नहीं आ रही है जो हमको बाहर का रास्ता दिखा सके। तभी ओह, क्या हुआ शीतनाग कुमार? पता नहीं पैर किस चीज में फंस गया था। ओह, ये मेरे सिर पर क्या गिरा? धड़ धम तड़ाक। जगमग सरपो बाहर आओ। जगमग सरपो ने धूप अंधेरे में रोशनी की किरण फैला दी और किरणें के साथ साथ नागराज और शीतनाग कुमार की आंखें फैल गई। हे भगवान, ये खान के गलियारे तो हथियारों का गोदाम है, एक बहुत बड़ा गोदाम। अब मैं समझ गया, क्रोको इसी रास्ते से हमको मारने आया होगा। ये जगह आतंकवादियों द्वारा अफ्रीका के विभिन्न देशों के विद्रोहियों को हथियार सप्लाई करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। हम एकदम सही जगह पर पहुंचे हैं शीतनाग कुमार। लेकिन मैं तो गलत जगह पर हूँ, पहले मुझे तो बाहर निकालो। शुक्र है कि कोई हड्डी नहीं टूटी। इस गोदाम को हमें तुरंत उड़ा देना चाहिए नागराज। नहीं, इसके आतंकवादियों को हमारे जिंदा होने और यहाँ पर मौजूद होने का पता चल जाएगा। पता तो हमको पहले ही चल चुका है। हम तो एक पिस्तौल के गिरने की आवाज़ भी सुन लेते हैं और तुमने तो पूरे एक ट्रक में आने वाले हथियार गिराए हैं। हमको पता तो चलना ही था। वैसे क्रोको भी हमारा ही आदमी था। ओह, यानी तुम आतंकवादियों का नेटवर्क काफ़ी दूर तक फैला हुआ है। खैर, इसको तो मैं ख़त्म करूंगा ही, लेकिन अगर तुम सारी ज़िंदगी अस्पताल के बिस्तर पर काटना नहीं चाहते हो तो पहले मुझको भारती का पता बता दो। मैं तो सिर्फ एक ही पता जानता हूँ, मौत का पता, और इसलिए सरदार ने मुझको काली मौत का नाम दिया हुआ है। ये खानें पहले हीरे की खान हुआ करती थी, और जब यहाँ से हीरे निकलने बंद हो गए तो इस खान को ऐसे ही छोड़ दिया गया, और तब इस वीरान खान में हमने हथियार रखने शुरू कर दिए। ऐसे ही एक दिन बारूदी सामान रखते समय धमाका हो गया और खान की कुछ दीवारें चूर चूर हो गई। मैं उस धमाके के बीच में आ गया और दीवारों में मौजूद हीरो के छोटे छोटे टुकड़ों ने मेरे शरीर को सिर से पैर तक छेद दिया। मेरे बदन पर हीरे की परत चढ़ गई और बारूद की गर्मी ने मेरे शरीर की चमड़ी को पिघलाकर उन हीरो को मिश्रित करके हीरो को मेरे शरीर का अंग बना दिया। ऐसे में मैं बन गया काली मौत, एक ऐसा हत्यारा जिसकी त्वचा दुनिया की सबसे कड़ी चीज़ की बनी हुई है, हीरे की। तो सिर्फ ऊपर से ही हीरा है, अंदर से नहीं। इसलिए मेरी विस्फुकार तुझको आराम से बेहोश कर देगी। अगर ऐसा हो सकता तो सरदार तुझको मारने के लिए मुझे नहीं किसी और को भेजता। सरदार को तेरी सारी शक्तियों का पता है। तेरा पुराना दुश्मन है सरदार। सरदार कौन है? ये नाम तो पहले मैंने कभी नहीं सुना। तुम पीछे हट जाओ नागराज, इसके हीरे तुम्हारे शरीर को काट रहे हैं। इससे मुझे निपटने दो। मेरे द्वारा पैदा की गई बल्ब इसके हीरे के कड़ेपन का मुकाबला कर सकती है। हीरे का मुकाबला सिर्फ हीरा ही कर सकता है और कुछ भी नहीं। इसके हीरे सिर्फ वस्तुओं को छेदते ही नहीं हैं, बल्कि उसके अंदर जाकर बारूद की तरफ फट भी जाते हैं। तो भूल रहा है, हीरे मेरे शरीर में तब धंसे थे जब बारूद का एक बड़ा जखीरा फटा था। कारण तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन इन हीरो में भी बारूदी ताकत भर गई है। शीतनाग कुमार घायल हो गया है और मेरी विस्फुकार भी इस पर बेअसर रही है। शीतनाग को बचाने के लिए और इसकी ताकत का राज समझने के लिए मुझे वक्त चाहिए। इसलिए फ़िलहाल यहाँ से भागना पड़ेगा। ये उधर से आया था, यानी उधर ही बाहर निकलने का रास्ता होगा। तो जहाँ पर भी जाएगा वहाँ पर तुझे मौत ही मिलेगी नागराज। काले मौत के हीरे जमीन में गहरे धंसते चले गए।
और नागराज के पैरों के नीचे की जमीन एक धमाके के साथ टुकड़ों में बिखर गई। नागराज ना तो शीतनाग कुमार को थामे रख पाया और ना ही अपना संतुलन बनाए रख पाया। उसका शरीर एक ढलान पर लुढ़कता चला गया और तभी रुका जब उसके शरीर में कई नुकीले नेंजे आ धंसे। मेरे शरीर में क्या चीजें आ धंसी हैं। असहनीय पीड़ा हो रही है और अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा है। ले, मैं रोशनी कर देता हूँ नागराज, देख ले कि तू कहाँ पर गिरा हुआ है। ये हीरे की घाटी है। इसमें जो हीरे बचे हैं वे घटिया दर्जे के हैं, इसलिए इनको निकालने की जरूरत नहीं समझी गई और अब हमने इनको अपना बलिदान स्थान बना लिया है। हम अपने हर शिकार को यहीं पर लाकर मारते हैं और तब तक तमाशा देखते हैं जब तक वो हीरो से बचने के चक्कर में हीरो से ही कट कट कर मर नहीं जाता। तेरी मौत भी अब कुछ ही पल दूर है नागराज। और इसी वक्त अफ्रीका से दूर महानगर के पास और कितने दूर चलना है बल्लू भाई? बस उस पहाड़ी के ऊपर जो मकान दिख रहा है, बस वहीं तक। शुक्र है, यानी तुम्हारा मास्टर महानगर के काफ़ी नज़दीक रहता है और मुझे पूरा यकीन है कि भारती के अपहरण के पीछे इस मास्टर का ही हाथ है। और अगर मेरा शक सही है तो जहाँ पर मास्टर होगा वहीं पर भारती होगी। तुम ये जानकर क्या करोगे? नागराज को बताओ तो तुम्हारा कुछ भला होगा। नागराज नहीं, नागोराज बोल मोटे, और नागोराज ने सब सुन लिया है। अब तो सिर्फ तेरे मास्टर से मिलना बाकी है और जल्द ही। मास्टर, मैं ले आया राज को। अब बताइए कि इसका क्या करना है। भारती सचमुच यहीं पर है, लेकिन मुझको सही मौके का इंतजार करना होगा। तू तो ऐसे हाँप रहा है जैसे कि कोई बहुत बड़ा काम करके आया है। बांध दे इसको खंबे से और हंटर बरसा इस पर। राज को खंबे से बांधते वक्त सभी का ध्यान राज पर ही था। देख भारती, मान लो हमारी बात, वरना तेरी वसीयत तो रहेगी पर वसीयत को भोगने वाला राज नहीं होगा। सभी रहेंगे, सिर्फ तू नहीं रहेगा शैतान। तेरा अंत अब ज़्यादा दूर नहीं है। ऐसा है तो पहले अपने प्यारे राज का अंत देख। किसी का ध्यान उस नागिन पर नहीं था जिसका कांटेदार शरीर खुले दरवाजे से चुपचाप रेंगता हुआ उस कमरे के दरवाजे के बाहर आकर इच्छाधारी रूप धारण करने लगा था जिस कमरे में भारती कैद थी। सौडांगी ने अपनी जगह ले ली है। अब मुझको अपनी योजना पर अमल करने में देर नहीं करनी चाहिए। बस मास्टर, अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। खेल तो अभी शुरू। अरे, ये धुआं कहाँ से आ रहा है जो राज को अपने अंदर छिपाता जा रहा है? ये धुआं करना वैसे तो ज़रूरी नहीं था, लेकिन जब तक ऐसे सीन डाले नहीं जाएं तब तक हीरो की एंट्री में मज़ा नहीं आता है। नागराज, वो राज कहाँ गया? राज को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है और अब मैं तुमको भी ऐसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दूंगा जहां से तुम अपनी आतंकवादी गतिविधियों को ना चला सको, यानी जेल में। सौडांगी नागू का इशारा तुरंत समझ गई और दोनों के शरीर दरवाजे और खिड़की को तोड़ते हुए छनाक धड़ाक बाहर चट्टानों के ऊपर हवा में तैर गए। ये क्या? खिड़की के पार तो कुछ भी नहीं है, ना ही भारती और ना ही मास्टर। लेकिन अगर खिड़की के पार चट्टानें थी तो हमको कमरा क्यों नहीं दिख रहा था? और कहाँ गए मास्टर और भारती? मास्टर कच्ची गोलियां नहीं खेला। मुझे पता था कि गड़बड़ कभी भी हो सकती है, इसलिए तुमको यहाँ पर लाया गया था जहाँ पर कमरे की खिड़की पर प्रोजेक्टर से वो दृश्य दिखाया जा रहा था जो तुमसे बहुत दूर बैठकर मैं ट्रांसमिट कर रहा था। तुम मुझ तक कभी नहीं पहुंच सकते हो नागराज, चाहे तुम महानगर के रास्ते मुझ तक पहुंचने की कोशिश करो या अफ्रीका के रास्ते आओ। उफ, ये तो बहुत बुरा हुआ। शिकार हाथों में आकर निकल गया। हम मूर्ख बन गए। सचमुच हमने जल्दीबाजी करके अपना ही भांडा फोड़ दिया है, लेकिन नागराज ऐसी चाल में कभी नहीं फंसता। ठीक है, अभी क्या करना है ये बताओ। वापस ऊपर चलकर बुल्लू मास्टर को हिरासत में लेना है और पुलिस को सौंपना है। नागराज फिलहाल काली मौत की चाल में फंस चुका था।
तड़पन हो रही है ना नागराज? तड़प और तड़प। तू जितना तड़पेगा हीरे तेरे बदन को उतने ही जल्दी काटेंगे और उतने ही जल्दी तो मौत के घाट उतर जाएगा। ये सच कह रहा है। हीरे मेरे शरीर को काटते जा रहे हैं। फिलहाल मैं सिर्फ इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग करके बच सकता हूँ, लेकिन ये असहनीय पीड़ा उसके लिए मुझे ध्यान केंद्रित करने नहीं दे रही है। मुझे अपनी उतनी ज़्यादा चिंता नहीं है जितना शीतनाग कुमार की है। मेरी तरह उसके शरीर के घाव जल्दी नहीं बढ़ते। मुझे उसको बचाना होगा और इसके लिए मुझे बचना होगा। अपने दर्द का इलाज करना ज़रूरी है, क्योंकि दर्द खत्म होने से ही मैं ध्यान केंद्रित कर पाऊंगा। लेकिन इस असहनीय पीड़ा की दवाई यहाँ कहाँ से आएगी? ओ, मिल गई दवाई। अब मेरी पीड़ा पल भर में दूर हो जाएगी। हीरे की सतह शीशे की तरह मुझे मेरा चेहरा दिखा रही है। मैं अपने आप को सम्मोहित करके पीड़ा भूल जाने का आदेश दूंगा और पीड़ा दूर होते ही इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग करके इस चमकती कैद से आज़ाद हो जाऊंगा। अरे नागराज कहाँ गया? मैं यहाँ पर हूँ तुम्हारे पीछे। अब जब तक काली मौत संभाले तब तक मैं नाग रस्सी के जरिए शीतनाग कुमार को ऊपर खींच लूंगा। तो मौत की घाटी से कैसे बचकर बाहर आ गया ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि तेरी मौत मेरी ही यहाँ तो लिखी है, क्योंकि तेरे घाव अभी भी पूरी तरह से नहीं भरे हैं। तू कमज़ोर है और तेरी कोई भी शक्ति मुझ पर असर करने वाली नहीं है, क्योंकि बचपन से ही नशीले पौधे खा खा कर मेरा शरीर जहरीले वार सहने योग्य बन गया है। अब तू मरेगा नागराज। हीरे की इस तलवार से काट कर मारूंगा मैं तुझे। यहाँ पर मरने के लायक सिर्फ तू है। पोलका, तुम होश में आ गई। सिर्फ होश में ही नहीं, तुमको ढूंढती ढूंढती तुम्हारी मदद करने के लिए भी आ गई। अब मैं तुम सबको एक साथ मारूंगा इस वैक्यूम बम की मदद से। ये जहाँ भी फटता है वहाँ पर विस्फोट की शक्ति से 100 गज के दायरे में वैक्यूम पैदा कर देता है। लोगों के फेफड़ों की हवा तक खींच लेता है और वे दम घुटने से मर जाते हैं। इसको यहाँ पर फोड़ा तो तुम भी दम घुटने से मर जाओगे काली मौत। नहीं, मैं नहीं मरूंगा। मेरे फेफड़े पर हीरे की काली पट चढ़ी है। मैं सांस रोक लूंगा तो वैक्यूम भी मेरे फेफड़ों की हवा नहीं खींच पाएगा। पर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा और इस बार से तुझे तेरी गायब होने वाली शक्ति भी नहीं बचा पाएगी। तैयार हो जाओ मरने को। पोलका, मुझे पकड़ लो, क्योंकि इस बम को मैं खुद फोड़ने जा रहा हूँ। सरपरस्ती के सहारे ढलान पर फिसलते नागराज ने बेहोश शीतनाग को भी ढलान में धक्का दे दिया और बम फटने से पहले ही तीनों के शरीर सरपरस्ती के सहारे हीरे की घाटी में लटक कर 100 गज के दायरे से बाहर हो चुके थे। हम तो बम से बच गए, लेकिन इसका हमको कोई फायदा नहीं हुआ नागराज। काली मौत इस धमाके से बच ही जाएगा और हम पर फिर से हमला कर देगा। उसके हीरे के शरीर पर तो बम भी असर नहीं डाल सकते हैं। ये बम असर डालेगा पोलका। देखो, काली मौत की सारी शक्तियाँ खत्म हो चुकी है। अब मेरे एक ही वार से ये बेहोशी की दुनिया में पहुंच जाएगा। ये चमत्कार कैसे हुआ नागराज? इसका शरीर तो फिर से मुलायम त्वचा वाला शरीर बन गया है। इसने मुझे बताया था कि हीरे की इस खान में हुए धमाके के कारण इसके शरीर में हीरो के टुकड़े धंस गए थे और इसके शरीर पर हीरो का कवच चढ़ गया था। इस बम से पैदा हुए वैक्यूम ने इसके शरीर में धंसे हीरे को बाहर खींच लिया और फिर से इसके शरीर को सामान्य बना दिया, समझी? लेकिन मैं यहाँ कैसे आई? तुम दोनों यहाँ तक कैसे पहुँचे? और क्रोगो को तुमने कैसे काबू में किया? नागराज ने पोलका को संक्षेप में पूरा घटनाक्रम सुना दिया। ओह, लेकिन इसकी योजना बनाने के लिए तो तुमको आपस में बातचीत करनी होगी। तुम और शीतनाग पानी में कैसे बातचीत कर पाए? उसी तरह से जैसे क्रोको बोल रहा था, अपने स्वर तंतुओं से पानी में तरंगे पैदा करके। हमारे अंदर सर्पों के गुण हैं और हम इस प्रकार से भी बातचीत कर सकते हैं। अब समय बेकार मत करो। हमको आतंकवादियों के बॉस सरदार तक पहुंचकर भारती का पता भी मालूम करना है और उसके आतंकवादी जीवन का अंत भी करना है।
चलो नागराज, काली मौत इधर से आया था और अब मुझे इस तरफ से हल्की सी रोशनी आती भी नजर आ रही है। ओ, यहाँ यहाँ तो रास्ता बंद है, सिर्फ एक ट्रॉली लटकती नजर आ रही है। ये खान के लिफ्ट है, खान के विभिन्न सुरंगों में जाने आने जाने का एकमात्र साधन। हमको भी इससे ही ऊपर जाना होगा, लेकिन अगर ऊपर कोई खतरा मौजूद हुआ तो हम फंस जाएंगे नागराज। मैं एक सर्प को ऊपर भेज देता हूँ, मेरा सर्प ऊपर जाकर जो कुछ भी देखेगा उन दृश्यों को मानस तरंगों के जरिए मुझ तक पहुँचाता रहेगा, और जल्द ही सर्प मुझको जो दृश्य दिखा रहा है वो काफ़ी खतरनाक है पोल का। अफ्रीका के हर देश में मौजूद विद्रोही सैनिकों के सभी कमांडरों को एक साथ यहाँ पर बुलाने का आखिर क्या मतलब है? मतलब ना होता तो हम अपना समय व्यर्थ ना करते और ना ही आप सबको परेशान करते। हमने आप सबको एक साथ यहाँ पर इसलिए बुलाया है ताकि आप सब एक दूसरे से परिचित हो सके, और अगर एक अफ्रीकी देश की सरकार अपने यहाँ के विद्रोहियों पर हावी होने लगे तो विद्रोही अपने पड़ोसी देश के विद्रोहियों से मदद ले सके। ये एक तरह से अच्छा ही हो रहा है। अफ्रीका के सभी विद्रोही कमांडर एक साथ यहाँ पर हैं और हम एक ही झटके में अफ्रीका से आतंकवाद साफ कर सकते हैं। आप सबके बीच में एक नेटवर्क स्थापित होना चाहिए, लेकिन एक खतरा भी है। जहां एक साथ इतने सारे आतंकवादी कमांडर जमा हो वहां की सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी होगी। आतंकवादियों से निपटने से पहले भारतीय की तलाश करनी होगी और साथ ही साथ आतंकवादियों की नज़रों से बचना भी चाहिए। सुरक्षा व्यवस्था सचमुच बहुत कड़ी थी। खान के लिफ्ट में से लिफ्ट ऊपर आ रही है, पोजीशन ले लो, कहीं कोई खतरा ना आ रहा हो। लिफ्ट में तो सिर्फ एक सांप है, तुम सब बेकार ही डर रहे थे। हाँ, सांप यानी नागराज, आतंकवाद का दुश्मन नागराज यहाँ पर। खामोश चूहो, अपने अपने देशों पर कब्जा करना चाहते हो, पर नागराज का नाम सुनते ही पैंट गीली करने लगते हो। अब नागराज यहाँ पर आया है तो खत्म कर दो उसको। तुम सैकड़ों हो और वो अकेला है। याद रखो, बारूद से नागराज भी नहीं बच सकता। एक नागराज के खिलाफ सैकड़ों काली मौत है। नागराज मरेगा और यही मरेगा। चीफ सही कह रहा है, इस इम्तहान को हमें पास करना ही पड़ेगा। अपने अपने आदमियों को सतर्क कर दो, जहाँ पर नागराज दिखे उसके चीथरे कर दो। अब नागराज हमसे डरेगा क्योंकि बारूद नागराज का दुश्मन है पर हमारा दोस्त है। पासी में ये तुमने अच्छा किया नागराज, जो सॉफ्ट के बीच में से ही सुरंग बनाकर चुपचाप इस जगह पर निकल आए। लेकिन हमारा आना गुप्त नहीं रहा। इन लोगों ने मेरे इस सांप को देख लिया है जो मुझे ऊपर के दृश्य दिखा रहा था। भारती किधर है? इस यंत्र के अनुसार भारती एकदम पास में है और पास में उस मकान के अलावा और कुछ भी नहीं है। नागराज भारती को ढूंढ रहा था और चीफ नागराज को। सू सू एक अनजान महक आ रही है। सू सू उधर से आ रही है ये महक। उधर है नागराज। अगले ही पल बारूद के धमाकों ने झाड़ियों को सपाट सतह में बदल दिया। हमको ढूंढ लिया गया है नागराज, तुम भारती को आज़ाद कराओ, मैं इस भीड़ को रोकता हूँ। तो एक काली मौत से बचकर यहाँ तक तो आ गया नागराज, लेकिन अब तेरे सामने सैकड़ों काली मौतें हैं और वो भी उस बारूद से लैस जो तेरे चीथड़े उड़ा सकता है। ओह, तो तुम हो इनके सरदार, लेकिन मैंने तुमको तो पहले कभी नहीं देखा है। सरदार? मेरी सरदार बनने की हैसियत कहाँ है? मैं तो सिर्फ चीफ हूँ, सरदार और इन विद्रोही आतंकवादियों के बीच की कड़ी। दुश्मन बहुत सारे हैं और मैं ऐसी स्थिति में भी नहीं हूँ कि इन सबको एक साथ सम्मोहित कर सकूँ। इन पर काबू पाने के लिए इनका ध्यान बटाना होगा। नागराज के मस्तिष्क से मानसिक आदेश निकला और जमीन एक साथ फट पड़ी। ये क्या? जरूर हमारे हथियारों के गोदाम में विस्फोट हुआ है, पर कैसे? उस ध्वंसक सर्प के कारण जिसको मैं हथियारों के पास छोड़कर आया था और जो अब मेरा मानसिक आदेश पाकर फट पड़ा है। विद्रोहियों के संभल पाने से पहले ही नागराज का शरीर बिजली की तेजी से घूमता हुआ कई आतंकवादियों को बेहोश करता चला गया।
लेकिन नागराज ज़्यादा आगे नहीं जा पाया। तूने कुछ विद्रोहियों को बेहोश जरूर किया है नागराज, लेकिन ये काली मौतें दूर दूर तक और हर तरफ फैली हुई है। तेरे पास ऐसे कोई हथियार नहीं है जो इतनी सारी काली मौतों को खत्म कर सके। सही कहा तूने चीफ, तुम सबसे एक साथ ही निपटना पड़ेगा, वरना ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। अगर काली मौत सैकड़ों है तो नागराज भी सैकड़ों के बराबर एक है। वो नागराज का विराट रूप था। उसके शरीर में मौजूद इच्छाधारी सर्प अपनी अपनी शक्तियों के साथ उसके शरीर से बाहर निकल आए थे। अब जितने विद्रोही सैनिक थे उतने ही इच्छाधारी सर्प, और सर्पों के अद्भुत वारों से बच पाना विद्रोही सैनिकों की बस की बात नहीं थी। देख ले चीफ, तेरे हथियारों के ग्राहक पके आम की तरह गिर रहे हैं। तुझे बचाने वाला अब कोई नहीं है। बता, कौन है रे तेरा सरदार, और वो कहाँ मिलेगा मुझे? सरदार यहाँ है, और उसके साथ है तेरी साथी का टूटा फूटा शरीर। थुड़ांगा, तुम हो आतंकवादियों के सरदार, लेकिन तुम तो मर गए थे। तुमको मैंने 2 टुकड़ों में काट डाला था। मैं एक नहीं 2 बार मर चुका हूँ नागराज। तूने मुझे मारा तो डॉक्टर डेविड ने मुझे जिंदा कर दिया। प्रेतों का सरदार बन गया था मैं, लेकिन प्रेत अंकल के हाथों मैं फिर से 2 भागों में बंटकर मारा गया। लेकिन भला हो मेरे गुरु एलिफेंटा का, जिन्होंने डॉक्टर डेविल द्वारा मुझे जोड़े जाने की प्रक्रिया को ध्यान में देखकर खुद समझ लिया था। उन्होंने मेरा शरीर एक बार फिर जोड़ दिया, और एक बार मेरे मृत शरीर में घुस चुके मेरे प्रेत शरीर को दोबारा मेरे शरीर में घुसने में कोई समस्या नहीं हुई। अब मैं जिंदा भी हूँ, और वो प्रेतों की मंडली भी मेरे अधीन है, जिन पर मैंने अपने प्रेत रूप में अधिकार जमा लिया है। ओह पोल्का, क्या हुआ तुमको? जवाब दो, आंखें खोलो पोल्का। यह अब आंखें नहीं खोलेगी, क्योंकि इसका टूटा फूटा बदन अब इसकी आत्मा के रहने लायक नहीं रहा। इसकी आत्मा अब थोड़ांगा के बस में है। तुझे आतंकवाद फैलाने के साथ साथ पोल्का को मारने की सजा भी मिलेगी थोड़ांगा, और वो सजा तुमको नागराज खुद देगा। सजाए मौत तो तुझको मैं दूंगा। अपना धंधा चौपट करने की सजा मत भूल कि जिस थोड़ांगा को तू धमकी दे रहा है वो पहले ही 2 बार मर चुका है। ओ, तो कछुए की तरह सिर को अपने कंधों के बीच में घुसाकर मेरे विस्फुकार से बच गया, लेकिन अब मेरे शरीर में वास करने वाले इच्छाधारी सर्प अपना काम पूरा कर चुके हैं। अब वे वापस आकर तुझ पर अपनी सम्मिलित शक्ति से हमला करेंगे। फिर देखना है कि तू कैसे बच पाएगा। तेरे इच्छाधारी सर्प वापस नहीं आएंगे, क्योंकि मेरी प्रेत मंडली उनको व्यस्त रखेगी। मुकाबला सिर्फ तेरे और मेरे बीच है। इसके सींगों को तो मैं भूल ही गया था। असहनीय पीड़ा हो रही है मुझे, लेकिन पीड़ा इतनी अधिक भी नहीं है कि मैं इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग करके सींगों से आज़ाद ना हो सकूं। अरे तू गायब हो रहा है। तेरी शक्ति तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। खैर, तूने अगर नई शक्तियाँ पा ली है तो थोड़ांगा ने भी मर मर कर नई शक्तियाँ प्राप्त कर ली है। देख, मैं तुझे तेरे अदृश्य रूप में भी देख सकता हूँ, और तुझ पर वार भी कर सकता हूँ। पूरा शरीर अभी भी थर थर काँप रहा है। इसकी मोटी चमड़ी में ना तो मेरे दांत धंसेंगे और ना ही ध्वंसक सर्प इसको कोई नुकसान पहुंचा पाएंगे। फिर थोड़ांगा को मैं कैसे रास्ते से हटा सकता हूँ? इसको खत्म करने से मेरे इंसानी जान ना लेने की शपथ नहीं टूटेगी, क्योंकि ये तो पहले ही 2 बार मर चुका है। लेकिन जो 2 बार मर चुका है उसको तीसरी बार कैसे मारा जा सकता है? इस सवाल का जवाब तो सीधा सा है। तीसरी बार भी ये वैसे ही मरेगा जैसे ये पहले 2 बार मरा है, 2 भागों में चिरकर। थोड़ांगा ने नागराज से इस फुर्ती की उम्मीद नहीं करी थी। कमजोर नागराज के हाथों में इतनी शक्ति थी कि वे थोड़ांगा को चीर कर रखते। थोड़ांगा का शरीर चिरता चला गया। ओह, आखिरकार यह आतंकवादी शैतान खत्म हो ही गया। तभी अरे अरे इसके तो दोनों टुकड़े फिर से जुड़ रहे हैं। थोड़ांगा फिर से जुड़कर जिंदा हो गया। थोड़ांगा अब इस तरीके से नहीं मरेगा नागराज। बहुत बार मार लिया है मैं एक ही तरीके से। अब मुझे मारने का कोई नया तरीका सोच।
ओह, इसके सींग बार ने मेरे दोनों हाथों को बेकार कर दिया है, लेकिन इस बार मैं इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग करने की गलती नहीं करूँगा। परंतु अगर इसको मारने का एकमात्र तरीका भी काम नहीं कर रहा है, तो इसको मैं मारूं तो मारूं कैसे? ये अपने आप कैसे जुड़ जा रहा है? क्या है इसकी क्या है इसकी इस शक्ति का राज? एक पुरानी बात याद आ रही है, शायद वही इस समस्या का हल है। किस्मत का खेल देखना नागराज, एक बार तूने मुझे काट कर मारा था, लेकिन आज मैं तुझे अपने इन पहने पहने किए गए सींग से काट कर मारूंगा। मुझे मारना है तो जल्दी से मार दे थोड़ांगा, क्योंकि तुझे यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा। क्यों? क्या कर लेगा? फिर से फाड़ेगा मुझको? अब तो तेरे लूंज हो चुके हाथों में खुद उठने की ताकत तक नहीं है। अरे, मेरे सींगों में ये क्या फंसा है? सरपरस्ती? हाँ थोड़ांगा, मैं हाथ नहीं उठा सकता, लेकिन मेरे मानसिक आदेश पर मेरी सरपरस्ती तो मेरी कलाई से बाहर आ ही सकती है। आ सकती है, लेकिन ये भी मुझे तुझे काटने से रोक नहीं सकती। रोक सकती है थोड़ांगा, रोक सकती है। नागराज की कलाइयों से निकले नाखूनी सर्प रस्सी को अटकाने वाले उन दोनों पेड़ों के तनों को काटते चले गए, और तने गिरने के जोर से थोड़ांगा एक बार फिर दो भागों में चिर गया। फिर से वही बात, लेकिन मैं फिर से जुड़कर तुझे मारूंगा नागराज। इस बार तू नहीं जुड़ पाएगा थोड़ांगा, क्योंकि इस बार मैं तेरे दोनों टुकड़ों को अलग अलग दिशाओं में इस तरह फेंकूंगा कि तेरे कटे अंग एक दूसरे के सामने ना पड़े। ये आइडिया मुझे महाभारत युद्ध के उस कहानी से आया है, जिसमें कृष्ण भगवान के इशारे पर भीम ने जरासंध के दोनों टुकड़ों के विपरीत दिशाओं में फेंका था, और वे टुकड़े फिर नहीं जुड़ पाए थे। सचमुच इस बार थोड़ांगा के टुकड़े नहीं जुड़ पाए, और थोड़ांगा के मरते ही पोलका की आत्मा फिर से उसके शरीर में समा गई। ये शैतान कैसे मारा गया नागराज? नागराज ने पोलका को पूरा घटनाक्रम सुना दिया। ओह, समझी, यानी इसके शरीर के टुकड़े चुंबक की तरह काम करते थे। ये आपस में आकर्षण के कारण जुड़ जाते थे, लेकिन विपरीत दिशाओं में फेंके जाने के कारण वो आकर्षण विकर्षण में बदल गया। लेकिन भारती कहाँ है पोलका? तुम उसको छुड़ा क्यों नहीं पाई? छुड़ाती कैसे? उस झोपड़ी में तो मुझे भारती के बजाय ये शैतान थोड़ांगा मिल गया था। अभी जीपीएस के जरिए भारती की स्थिति का चेक करता हूँ। अरे, अब तो भारती के सिग्नल हमसे दूर जा रहे हैं, पर कैसे? वो देखो नागराज, हवा में उड़ता हुआ हमसे दूर जाता वो बैलून। भारती जरूर इसी में होगी, और हम उस गुब्बारे तक नहीं पहुंच सकते। भारती एक बार फिर हमसे दूर चली गई है पोलका। अफ्रीका का आतंकवाद तो खत्म हो गया, लेकिन हमारी ये यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है पोलका। ये विश्व आतंकवाद के संपूर्ण नाश के बाद ही खत्म होगी। आमीन। और इसी के साथ ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। तो वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।